हाय, माय नेम इज अंकित कुमार। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से जो है सो और कोई थर्ड को फाउंडर आ जाता है या डायरेक्टर आ जाता है तो किस तरह से इक्विटी का डाइल्यूशन होता है, चाहे शेयर का डाइल्यूशन होता है कि कौन कौन सा कितना परसेंट देता है। तो वो एक इक्वेशन से हम लोग समझे थे पूरे स्ट्रक्चर से। अब समझने की कोशिश करते हैं कि कोई अगर इन्वेस्टर आ जाता है, जैसे किसी भी इन्वेस्टिंग के लिए गया आप और वो मान गया कि हमको इतना प्राइस पे में भी कुछ हो सकता है, इतना एक्स अमाउंट पे हमको एक्स अमाउंट ऑफ इक्विटी चाहिए, तो वो डायलूशन किस तरह से होता है, तो वो डायलूशन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से इक्विटी डायलूशन होता है इन्वेस्टर और को फाउंडर के बीच। तो ये वीडियो इसलिए बनाना जरूरी हो गया क्योंकि हम लोग का जो मेन मोटिव है सो इन्वेस्टर को दिलाना है। मतलब कोई भी इंटरप्रेन्योर्स होते हैं या कोई भी स्टार्टअप होता है वो यहाँ पे फंडिंग के लिए आता है तो इक्विटी देना पड़ता है। जैसे कि कोई एंजल इन्वेस्टर को अप्रोच किया तो उसको कोई कुछ न कुछ परसेंट इक्विटी देना पड़ेगा। तो उसको पहले समझ होनी चाहिए कि इक्विटी किस तरह से दिया जाता है, क्योंकि जो भी बिगिनर एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि 3 to 5 मंथ्स या 6 मंथ या 1 ईयर का भी होते हैं, तो उतना उनको पता नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट अगर कर रहा है कोई तो किस तरह से उसमें डाइल्यूशन होगा, कंपनी का इक्विटी किस तरह से काम करता है, चाहे शेयर क्या होता है। मतलब जानकारी तो होते हैं लेकिन एक प्रॉपर जानकारी नहीं होने के कारण कंफ्यूजन में आ जाते हैं, जिसके कारण वो किसी इन्वेस्टर के पास नहीं जाते हैं। तो उससे पहले कि हम किसी इन्वेस्टर के पास जाए ये सब जानकारी हमको होना आवश्यक है। तो आज हम देख रहे हैं कि कोई भी इन्वेस्टर किसी कंपनी में आता है तो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी कंपनी में एंजल इन्वेस्टर ही एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया है तो वो कंपनी का इक्विटी किस तरह से डाइल्यूशन होगा। तो मान लेते हैं कि एंजल इन्वेस्टर जो आया किसी कंपनी में, एंजल इन्वेस्टर, ठीक है, मान लेते हैं कि एक कंपनी है, मान लेते हैं कि पहले वाला ही पहले वीडियो में पहले के जो वीडियो में था उसी तरह से मान लेते हैं कि ये इक्विटी 10,000 इक्विटी है जो कि कंपनी रजिस्टर करते समय इसको दिया गया था, मतलब क्रिएट किया गया था। जो आप पर इक्विटी का प्राइस, पर शेयर का प्राइस 10 रुपीज ही मान लेते हैं कि 10 रुपीज है, ठीक है। और इसमें दो को फाउंडर है, को फाउंडर C1, को फाउंडर C2, ठीक है। दो डायरेक्टर को फाउंडर कुछ भी हो सकते हैं, कोई पर्सन दो मान लेते हैं। आप दो पार्टनर हैं, कोई भी स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप दो पार्टनर हैं। तो एक C1 है जिसका नाम C1 है और दूसरा का नाम C2 है। 50% ये भी रखता है अपना कंपनी का शेयर और 50% इसके पास भी है। इक्वल शेयर दोनों के पास है, ठीक है। तो शेयर जो है तो 5 शेयर इसके पास भी हो जाएगा, 5 शेयर इसके पास भी हो जाएगा। अब कोई इन्वेस्टर आता है, ठीक है, तो इन्वेस्टर मान लिया कि एक इन्वेस्टर आया, इसको आई से डिनोट करते हैं, इन्वेस्टर का नाम वो आई है, ठीक है। वो 10 लाख रुपया दिया कंपनी में, 9% वो मांगा कंपनी का इक्विटी, ठीक है। एक इन्वेस्टर आया 10 लाख रुपया के लिए, वो 9% कंपनी का इक्विटी मांग रहा है जो कि एक एंजल इन्वेस्टर है, वो कोई भी इन्वेस्टर हो सकता है। तो अब क्या होगा कि ये कंपनी में से C1 जो होंगे, ठीक है, वो भी इक्वल शेयर करेंगे इन्वेस्टर को। तो इसका 45 इसका 5% ये देगा, नहीं 5% नहीं देगा, 9% है तो 4.5% ये देगा, 4.5% ये देगा। इसका 9% जो इन्वेस्टर का हो गया था वो हो गया। अब इसके पास लेफ्ट कितना बचा, लेफ्ट कितना बचा, 45.5% इसके पास बचा, 45.5% इक्विटी जो है C2 के पास बचा, ठीक है। और इसके पास कितना हो गया, 9%, टोटल हो गया 100% कंपनी का। ये फॉर्मूला यहाँ पे सही है। अब देखिए क्या होता है कि इन्वेस्टर जो आते हैं
तो इन्वेस्टर में इक्विटी तो घटता है किसी भी को फाउंडर हो गया, डायरेक्टर हो गया, ये सब का, बट वो शेयर कभी नहीं घटता है। यहाँ पे अगर आप सोच रहे होंगे कि 5,000 इसके पास था, 5,000 इसके पास शेयर है, 5,000 10,000 है, तो हो सकता है कि 9% है तो कितना इसको घटा दें तो 450 इसके पास तो बच जाएगा, 450 इसके पास बच जाएगा, 45 50 इसके पास बच जाएगा और इसका 1,000 हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ना कि जैसे कंपनी का जो इनिशियल वैल्यू था, जो शेयर था, उसमें से डिवाइड हुआ था 50-50%। अब लेफ्ट बच गया 45.5%, तो 10,000 का 45.5 बाई 100, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 100 में इससे गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,500 शेयर ये हो गया C1 के पास, उसके अनुसार चल रहे हैं जो 45% जो निकालेगा, मतलब 45.5% इसके पास भी है, 45.5% इसके पास भी है, तो 45 मतलब 4550 जो शेयर है इसके पास है, और इसके पास भी है 4,550 शेयर जो है इसके पास है। और 9% अगर निकालते हैं हम, 10,000 इंटू 9/100, तो 900 इक्विटी इसके पास है। इक्विटी जो है सो इन्वेस्टर के पास है, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, और जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, तो जो को फाउंडर होते हैं वो अपना इक्विटी नहीं देते हैं, बट क्या करते हैं, इन्वेस्टर के लिए फिर से एक कुछ इक्विटी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो क्रिएट कैसे करते हैं वो अब देखते हैं कि कितना क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम पहले बोर्ड को स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद बताते हैं कि किस तरह से इक्विटी जो है क्रिएट किया जाता है इन्वेस्टर के लिए। ठीक है, तो कितना परसेंट जो है इन्वेस्टर को मिलेगा, ठीक है, इसको निकालने के लिए हम निकालते हैं कि मान लेते हैं कि कोई भी 2 को फाउंडर है, वो इन्वेस्टर के लिए कुछ शेयर जो है क्रिएट करते हैं, तो वो कितना करते हैं, तो मान लेते हैं कि एक अमाउंट ऑफ शेयर सब क्रिएट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, तो किसके लिए करते हैं, इन्वेस्टर के लिए। तो इन्वेस्टर जो है यहाँ पे कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय कितना, टोटल कितना है कंपनी का शेयर, 10,000 प्लस एक्स, क्योंकि टोटल फिर तो अब क्रिएट किए तो एक्स अमाउंट क्रिएट भी तो हो रहा है ना, इसका तो कितना, ये हम लोग जानते हैं कि कितना परसेंट ये इसको देना है, तो हम लोग को 9% देना है, 9%। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, x 1 2 3 4 10,000 प्लस x इक्वल टू 9/100, 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100x इक्वल टू 9,000 प्लस 9x, ये इधर आ जाएगा 91 हो जाएगा, 91x इक्वल टू 9,000, x का वैल्यू 9,000 बाई 91, तो डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, यहाँ पे हमको यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल टू, डिवाइड करने के बाद हम देखते हैं कितना आता है। इसको डिवाइड करने पर के बाद आता है 989.011। ठीक है, तो कैलकुलेटर में हमको कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ये इतना शेयर जो है इन्वेस्टर के लिए क्रिएट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे टोटल शेयर कितना हो जाएगा जब क्रिएट करने के बाद? पहले हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है ठीक है। तो अब टोटल कंपनी का जो शेयर होगा तो अब इसमें ऐड हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा? 10,989.011। अब ये कंपनी का शेयर इतना हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पे कितना इसके पास बच गया था? 45.5% C1 के पास बच गया था, तो 5,000 स्टील इसके पास है। 45.5% इसके बाद तो 5,000 इसके पास भी है, और इन्वेस्टर के पास जो भी इतना क्रिएट किए थे वो चला गया 989.011। ये इन्वेस्टर का अब शेयर्स हो गया, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 10,989.011 इंटू 45.5% करते हैं, और इसको हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं तो 5,000 आना चाहिए, और आएगा है। तो इस तरह से डाइल्यूशन जो होती है, इस तरह से इक्विटी डाइल्यूशन इन्वेस्टर के साथ होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी की वैल्यू तो 10 रुपीज की ही थी पर शेयर की, बट वो 10 लाख रुपीज दिया, ठीक है। तो अगर उसके पास 989.011 शेयर है, तो उससे उसके शेयर का अगर प्राइस हो गया, ठीक है, तो इसका तो अगर इससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम मिटा के बता देते हैं 989.011 इंटू 10 रुपए पर शेयर का प्राइस है, कितना होगा? कैलकुलेटर 989.011 into 10, yes, 90.11, approximately 10,000 या 10,000 रुपीज, जो कि उसके शेयर का प्राइस होता है। तो कोई भी इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट किया तो वो 10 लाख रुपया दिया, और उसका शेयर का प्राइस जो है तो 10,000 है, तो मतलब 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करके और 10,000 रुपया ले, ये तो सोचने वाली बात है, मतलब समझ में तो नहीं आ रही, क्वेश्चन ही नहीं फिट हो रहा। तो क्या करते हैं ना कि अब कंपनी का वैल्यूएशन आता है, क्योंकि अब शेयर प्राइस जो है बढ़ गया है, ठीक है। तो कंपनी का प्राइस इनिशियल में 10 रुपीज था, ठीक है। तो यहाँ पे 1089 जो है, यहाँ पे कितना हुआ? 10 प्लस जितना इसमें से रिमेनिंग बचेगा 979.011। तो इसको क्या बोलते हैं? जो कंपनी का इनिशियल प्राइस रहता है उसको हम लोग फेस वैल्यू बोलते हैं, और इसको हम लोग प्रीमियम वैल्यू बोलते हैं, जो कि प्रीमियम में बेचा जाता है, ठीक है, उस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ाकर, ठीक है, बेंचमार्क बढ़ाकर। तो अब कंपनी का वैल्यू इनिशियल वे में क्या था? 1 लाख रुपीज था, ठीक है। तो अब अगर निकाला जाए कि अब कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, तो 10 लाख रुपीज दे रहा है कोई, एक जनरल इक्वेशन बनाते हैं, 10 लाख रुपीज देता है तो 9% लेता है, ठीक है। तो अगर 100% अगर कंपनी अगर कोई देता है तो कितना रुपए का हो जाएगा? वही अप्रोक्सीमेटली 1.1 करोड़ रुपीज में भी। कैलकुलेशन एग्जैक्ट लगभग में हम बता रहे हैं, कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 1.1 करोड़ रुपया होगा CR। तो अब कंपनी का वैल्यूएशन जो है सो 1 लाख रुपए नहीं हुआ, अब कंपनी का वैल्यूएशन हो गया कितना? 1.1 करोड़ रुपीज,
इस तरह से ना इन्वेस्टर काम करती है और कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता रहता है और कंपनी का शेयर का प्राइस भी बढ़ता रहता है। दैट्स अबाउट जब कोई एंजल इन्वेस्टर आता है किसी कंपनी में तो इस तरह से काम करता है। अब अगले वीडियो में देखेंगे कि फेस वैल्यू क्या होता है, प्रीमियम वैल्यू क्या होता है। बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो कि एक एंटरप्रेन्योर को समझ में नहीं आता, उसको हम पहले एक ब्रीफ में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये टर्मिनोलॉजी क्या होता है। कोई ज्यादा फैंसी नहीं होता है, इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, बट नॉलेज के लिए कि हाँ अगर कहीं पे आता है वहां पर लिखा होता है टर्मिनोलॉजी उस पेपर में, तो उसको समझने के लिए आपको बस हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है, नहीं तो ऐसे कोई फैंसी जरूरत नहीं होता। थैंक यू।